रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल से हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस देखिए, जब किसी भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकता है, यानी हिंडरेंस कॉज करता है इन द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। या यूँ कह सकते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो कंडक्टर जो होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकता है। तो उसकी वो रोकने की जो प्रवृत्ति होती है उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, उसकी रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाई hindrance offered by a conductor to flow current through its is called resistance। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के अनुसार, चलेंगे तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, इसमें हम हाई करंट की एम्पियर्स की करंट है जो इसमें से पास हो रही है और इसके अक्रॉस एक ई वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ चलेंगे तो ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तब ऑब्टेन होता है जब उसके वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर को करंट से डिवाइड किया जाता है तब। ठीक है, तो हम लोग सिंपल करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए conductor is equal to a ratio obtained when voltage applied across the wire या कंडक्टर is divided by current pass through the कंडक्टर। मेरी बात को फिर से ध्यान दीजिए। मैंने कहा रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हमने कहा कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास होती है तो कंडक्टर जो होता है उसको अपने अंदर से पास होने नहीं देता, मतलब एक हिंड्रेंस कॉज करता है। कब? जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तब, यानी वो करंट को फ्लो करने नहीं देता। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग उसका क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। लेकिन अगर ओम्स के अनुसार चलें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में अगर मान लीजिए एक कंडक्टर है और इसमें आई एम्पियर की करंट पास हो रही है और इसके क्रॉस ई वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड या वोल्टेज अप्लाइड है, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑब्टेन्ड व्हेन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डिवाइडेड बाय द करंट पास थ्रू द कंडक्टर। यानी देखिए आर, रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आर बराबर क्या होगा, आर बराबर जो होगा वोल्टेज अप्लाइड डिवाइडेड बाय करेंट पास्ट। यानी अगर इसका हम लोग
यूनिट देखें, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, एम्पियर है, एम्पियर्स एम्पियर है। और यानी अब ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो इसका इस यूनिट के अतिरिक्त अगर कोई यूनिट है तो ये ओम्स कहलाती है, ये यूनिट के बराबर ओम्स होता है, यानी ये चीज़ इस तरह से। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो दूसरा चीज़ जो हमारे को मिलेगा वो रजिस्टिविटी है। तो रजिस्टिविटी को सपोज करिए कि एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये इस तरह से, और इस मेटेलिक कंडक्टर का जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, इसका जो एरिया ऑफ सेक्शन है वो ए, और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो कितना है, एल। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर से, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर की। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। देखिए अगर इन दोनों से देखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L ए। इन दोनों इक्वेशन को लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A होगा। और आप जानते हैं कि जब भी हम किसी इक्वेशन से प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L/A। यहाँ पर ये रो क्या चीज़ है, अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो रो क्या चीज़ है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रो क्या है, ठीक है। देखिए रो को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। देखिए किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट करता है, यानी नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि रो जो होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, इट इज डिपेंड अपॉन द रो, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर ये डिपेंड। तो हमने अभी लिखा था R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ये लिखा गया था, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कर सकते हैं कि देखिए कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होती है। कब, जब कंडक्टर का लेंथ जो होता है 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेंथ कंडक्टर जो हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब। यानी हम इसको अगर हम लिखें तो हम कर सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर when length of conductor is 1 centimeter and area of cross section of conductor is
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो देखिए यूनिट ऑफ रो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये r है, r बराबर क्या है, रो है, इनटू है L/A है। तो इसकी अगर हम यूनिट देखें तो रो इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, r मिलेगा, इनटू मिलेगा, a मिलेगा, यहाँ क्या होगा, L हो जाएगा। यानी ये हमारे को यूनिट लिखेंगे तो ये ओम्स हो जाएगा, इनटू हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। यानी अगर अब हम देखेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा, देखिए हमें क्या, रो बराबर क्या मिलेगा, तो रो बराबर हमको अब जो मिलने वाला है वो आपको क्या मिलेगा, वो देखिए यहाँ पर, तो ये हमें ओम्स मिलेगा और सेंटीमीटर ये हमारा यूनिट हो जाएगी इसकी। दूसरी कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस। यानी इसको कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आइदर द सी आर जी से। इसका मतलब क्या हुआ, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/r हो जाएगा। इसकी यूनिट अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/ओम्स है, यानी ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, महो भी बोलते हैं, या फिर सेमेंस बोलते हैं। दूसरी बात अगर करें कंडक्टिविटी की, as like the conductor it is represented, first of all it is represented by kappa, this is the kappa not k, this is the kappa not k। तो पहला चीज ये, दूसरा चीज ये क्या होता है, as like the conductance, as like the conductance, conductor is also as like the conductance, conductivity of a conductor is equal to reciprocal of कंडक्टर, रेसिप्रोकल्स ऑफ कंडक्टर के बराबर होता है। यानी कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होगा। यानी अगर हम बात करें तो देखिए, तो अब तक हम लोग ने जो बात किया है उसमें अगर हम देखा जाए तो हम लोग ने 3-4 फार्मूले रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहला चीज़ हम लोग ने क्या रखा, वो देखिए आप, सबसे पहला चीज़ हम लोग ने रखा रेजिस्टेंस के लिए, फिर रखा रेजिस्टिविटी के लिए, फिर हम लोग रखा कंडक्टेंस के लिए, फिर क्या रखा, कंडक्टिविटी के लिए रखा। तो अब सारा चीज़ अगर हम एक साथ लाएँ तो हमने देखा कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो होता है, और ये क्या होता है, L/A होता है। फिर दूसरा चीज़ हम लोग देखा कि C कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, C इज इक्वल टू 1/R होता है। फिर हम लोग ने क्या देखा कि कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी बराबर जो होता है 1/रो होता है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखें इस इक्वेशन से अगर हम उठाएं तो R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/C लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ हम लोग ने लिखा 1/C। और रो बराबर देखिए यहाँ से अगर उठाएं तो ये रो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कप्पा हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 1/कप्पा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या हुआ, L/A हो गया। तो अगर हम यहाँ पूरा लाएंगे तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C इंटू L/A। यानी अब हम लोग अगर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये चीज़ देखिए, अगर कंडक्टिविटी को यहाँ पर हम डिफाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कब, जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफाइन किया तो हम लोग ने लिखा कंडक्टिविटी
of a conductor is equal to conductance of conductor when length of conductor is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। एक बार ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि लेंथ को हम लोग सब कितना ले रहे हैं, कंडक्टर की लेंथ है 1 सेंटीमीटर का यूज किया है हम लोग ने, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर देखें कि हमने कहा कि यहाँ पर स्पेसिफिक केस है कि कंडक्टर का जो लेंथ होता है 1 सेंटीमीटर है और इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चूँकि ये दोनों केस स्पेसिफिक हैं इसीलिए कंडक्टेंस को या कंडक्टिविटी को हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी ये दो नाम से जानी जाती है, पहला किस नाम से जानी जाती है, कंडक्टिविटी, दूसरा किस नाम से जानी जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जस्ट लाइक टू द रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तरह से ही ये चीज़ है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, हमने किसी वायर के लिए बात नहीं किया है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वायर से रिलेटेड नहीं है। लेकिन एक चीज़ और हम आपसे बता दें कि एक चीज़ ये जान लें आप कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है वो सारे रूल को फॉलो करता है जो कि एक मेटल के द्वारा यानी मेटालिक कंडक्टर के द्वारा फॉलो किया जाएगा, यानी वो भी ओम्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करता है। मैंने फिर से बोला कि एक मेटालिक कंडक्टर के समान ही एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी वो सारे रूल को फॉलो करेगा जो मेटालिक कंडक्टर फॉलो करेगा, यानी ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन हम उसको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कुछ चीज़ों को स्पेसिफिक थिंग की या स्पेसिफिक शेप की ज़रूरत होती है। तो ज़रा देखते हैं उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ज़रा देखिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर्स, यहाँ पर देखें आप, सपोज करिए कि ये एक आपका एक कंटेनर है, इस तरह से एक कंटेनर है, ये आपका ट्यूब है, ये आपका इस तरह से आपका ट्यूब है। इसका जो हाइट है 1 सेंटीमीटर है, इसकी जो ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। और इसकी ये दो वाल जो हैं, ये दो वाल जो हैं इसका, ये दोनों वाल मान लीजिए मेटल की बनी है और इनको हम लोग ने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये भी एक इसकी अपोजिट दो वाल हमने बात किया था आप लोग से, तो ये दो अपोजिट वाल है, इसको मान लिया हम लोग ने किससे, मेटल से कनेक्ट करके रखा है। तो ये मेटलिक है, तो ये एज लाइक द इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे, इस तरह से है। अब इसमें हम लोग ने क्या किया, इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को इसमें फिलअप कर दिया, इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम लोग ने क्या किया, फिलअप कर दिया, इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इसमें फिलअप कर दिया। अब चीज़ हम जानते हैं, एक बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है, बल्कि कोई लिक्विड जो होता है वो उसी कंटेनर का शेप एक्वायर करता है जिस कंटेनर में वो रखा जाता है। तो अगर इसकी लेंथ, इस कंटेनर का लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इस सोल्यूशन का भी लेंथ क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इस कंटेनर के इस वाल का अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस सोल्यूशन का भी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आ चुका है कि वायर के समान इसकी भी कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, इस फार्मूले पर लाएँ तो हम कह सकते हैं क्या चीज़, वो देखें L/A। हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिविटी ऑफ
an electrolytic solution, conductivity of an electrolytic solution is equal to conductance of electrolytic solution when length of solution is 1 centimeter and area of cross section is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ और आप देखेंगे तो हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि अगर इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, ये एक लेंथ है, इसका 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, तो अगर हम वॉल्यूम की डेफिनेशन को देखें तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है इनटू क्या होता है, हाइट होता है, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बराबर क्या होता है, L इंटू V होता है इंटू H होता है। तो ये देखिए इसका H है, ये इसका क्या है, ब्रेथ है, और ये इसका लेंथ है, और हर एक चीज़ क्या है 1 इंटू 1 है, यानी ये पूरा क्या हुआ, ये भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो लेंथ बराबर 1 सेंटीमीटर है इंटू ब्रेथ बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर है इंटू हाइट बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो कुल टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ऐसे 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, बहुत ध्यान दें यहाँ पर, हम लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक solution is equal to conductance of solution when क्या, जब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, when वॉल्यूम ऑफ solution is 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर एक कंडीशन ली जा रही है वॉल्यूम का, और ये वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर का है। यानी जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ध्यान में हमेशा रखेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, हमेशा और हमेशा 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होना चाहिए, न तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होना चाहिए और न ही इस 1 सेंटीमीटर क्यूब से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये इसके लिए कंडक्टिविटी के लिए क्या हुआ, स्पेसिफिक केस हो गया कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके वॉल्यूम को हमेशा क्या रखेंगे 1 सेंटीमीटर रखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही रखेंगे, कभी भी इससे ज़्यादा या कम नहीं रखेंगे। दूसरी बात अगर हम बात यहाँ पर करें तो अगर यहाँ पर हम लोग चलें तो एक चीज़ और ध्यान से देखने योग्य चीज़ है कि यहाँ पर इसकी यूनिट देखा जाए तो क्या मिलेगा यूनिट हमें। तो देखिए यूनिट के लिए पहले बात करेंगे, यूनिट किस तरह से हम लोग को यूनिट मिलेगा वो देखें आप। अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट के लिए आएंगे तो ये क्या हमारे लिए है, यहाँ पर कप्पा है आपका इज इक्वल टू है, यहाँ पर C है इंटू है L है बाई A है। C बराबर क्या होता है, C बराबर 1/r होता है, तो हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A लिख सकते हैं। यानी अगर यूनिट हम लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, सॉरी ओम हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये पूरी यूनिट आए तो ओम इनवर्स हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ये इसकी यूनिट होगी, या महो सेंटीमीटर इनवर्स होगा, महो सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होगी। एक चीज़ और यहाँ पर बताने योग्य है चीज़ है, वो क्या है वो ध्यान दें आप। यहाँ पर देखिए ये एक सेल की तरह वर्क करेगी,
ये कैसा वर्क कर रही है, एक सेल की तरह वर्क कर रही है। ये अगर हम बात करेंगे तो अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड से टर्मिनेट कर दें, टर्मिनल कनेक्ट कर दें, और ये इस टर्मिनल को नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो ये दोनों हमारे लिए इलेक्ट्रोड हो गए। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया तो इसका मतलब ये कंटेनर अब हमको कैसा बिहेव करेगा, एक सेल की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, एक सेल की तरह ये बिहेव करेगा। ये कैसा बिहेव करेगा, एक सेल की तरह बिहेव करेगा। और जब एक बार सेल असेंबल हो गई तो अब फर्दर इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को एक दूसरे के करीब हम नहीं ला सकते हैं, और न ही इस इलेक्ट्रोड की एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को हम कम कर सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस L है वो क्या है, कांस्टेंट हो चुकी है। साथ ही साथ में क्या है, इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर L/1 जो है एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग नाम क्या देते हैं, सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं। और कभी कभी किसी किसी बुक में इसको हम लोग G स्टार के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी G स्टार इज इक्वल टू L/A होता है, यानी ये क्या है, एक सेल कांस्टेंट है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप कभी भी G स्टार का ना यूज़ करके हमेशा L/A के रूप में इसको याद करें कि L/A इज इक्वल टू द सेल कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर G स्टार यूज़ किए हैं और ये भूल गए हैं तो आप कभी भी अगर किसी सेल का लेंथ और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दिया है तो उस कंडीशन में आप सेल कांस्टेंट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि L/A को L/A ही यूज़ करें, जिसे हम लोग सेल कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। लेकिन आप कुछ देर के लिए ये भी याद रखें कि ये G स्टार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो एक चीज़ और हमारे को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि इसको हम लोग इसलिए सेल कांस्टेंट है, इसका मतलब है L/A एक पर्टिकुलर सेल के लिए कभी भी चेंज नहीं होता है, भले इसमें रखे जाने वाला सोल्यूशन चेंज हो जाए, उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाए। यानी अगर मान लीजिए इस सेल का हम लोग यूज़ करते हैं, एक पहली बार अगर हम इसमें भरते हैं, इस सेल में अगर हम पहली बार क्या भरते हैं, इस पहली बार अगर हम लोग इसमें 1 मोलर KCl सोल्यूशन भरें, 1 मोलर यहाँ पर क्या भरें, KCl सोल्यूशन भरें, यहाँ पर 1 मोलर KCl सोल्यूशन भरते हैं, KCl सोल्यूशन, तो भी यहाँ का जो L/A की वैल्यू होगी वो वही होगी जो वैल्यू हम जब इसमें, ये दूसरा कंडीशन है, अगर मान लीजिए इसमें 0.2 मोलर KCl सोल्यूशन, ये क्या है 1 मोलर KCl सोल्यूशन और ये 2 मोलर KCl सोल्यूशन है, तो जो इसके लिए सेल कांस्टेंट यानी L/A की वैल्यू इस सेल में होगी वही वैल्यू इस 1 मोलर KCl सोल्यूशन के लिए भी होगी। अब दूसरी बात, एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि अगर यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन को चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है, पहली बार हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिलअप कर दिया और दूसरी बार यहाँ पर एक पहली बार ये वक्त फिलअप किया, फिर इसको निकाला और दूसरी बार इसको फिलअप कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तब भी ये दूसरा कंडीशन दूसरी बार है, तो तब भी इसका सेल कांस्टेंट यानी L/A की वैल्यू जो इस सोल्यूशन के लिए होगी वही इस सोल्यूशन के लिए भी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।